अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। माली साल 2025-26 का विफाकी बजट अब तक की इत्तिलात के मुताबिक जून को पेश किया जाना है। ये बजट अब ज़ाहिर है कि इस वक्त रीजन के हालात हैं, बिलखुसूस पाक भारत कशीदगी के माहौल में इस बजट को किस तनाजुर में देखा जाएगा। और फिर साथ ही साथ इस बजट के लिए हमेशा से हम कहते हैं कि जनाब IMF का कड़ा बजट होगा, लेकिन इस बजट के हवाले से कुछ और जो है वो पेशबंदियाँ हैं, कुछ कंडीशंस हैं। और उसमें सबसे पहले जो बात की जा रही है कि ये IMF के जो स्टाफ लेवल से जो मुआहदे किए हुए हैं पाकिस्तान के इस वक्त, और जो उन्होंने जिस तरीके से एनालिसिस किया है उसके हिसाब से इसको बनाया जाएगा। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनकी पेशगी जो इजाज़त या उसकी जो कंडीशन है वो सामने रखी गई है। ये क्या मामलात हैं, किस तरह का ये बजट होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, साबिक वज़ीर ख़जाना। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि माली साल 2025-26 का जो बजट होगा वो इस वक्त खित्ते में मौजूदा टेंशन को देखते हुए उसे किस तनाजुर में आप देख रहे हैं? पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हालात जो आजकल चल रहे हैं सीज़ फायर होने के बाद भी, तो बात दरअसल ये है कि आने वाले साल में डिफेंस पे जो ख़र्चे हैं उनमें नुमाया तौर पर हमें इजाफ़ा करना पड़ेगा, प्रिकॉशनरी तौर पर, इसलिए कि हमारे जो ट्रूप्स हैं उनकी मूवमेंट्स वगैरह के ख़र्चे और दूसरे ख़र्चे भी होंगे। अभी तक जो बात नज़र आई है कि जो हुकूमत से बात हुई है और उसके नतीजे में IMF का स्टाफ रिपोर्ट 17 मई को निकला है, उसमें जो इजाफ़ा दिया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15% है। मेरे ख़्याल से ये कुछ कम है। 250 अरब का इजाफ़ा, इससे कम से कम 2 गुना करना पड़ेगा ताकि हमारे पास मार्जिन हो कि अगर डिफेंस नीड्स की वजह से हमारे ख़र्चे बढ़ते हैं तो उसकी पूरी 100% गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए बजट में। ओके। और फिर दूसरी बात सर जो कही गई, हमेशा हम देखते हैं कि जनाब 1 जुलाई से इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, नाफिज हो जाता है, लेकिन जो ये प्रिसाइसली कहा जा रहा है कि जून 2025 तक पार्लियामेंट से मंजूरी इसकी ली जाए, इससे क्या मुराद है? नए साल के आगाज़ से पहले उसूलन हमारे आइन के तहत बजट की अप्रूवल हो जानी चाहिए और इंशाल्लाह जून को बजट पेश किया जाता है तो काफ़ी वक्त होगा और इंशाल्लाह बजट पास हो जाएगा बिफोर 1 जुलाई। ओके। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें IMF के हवाले से जोड़ी भी जा रही थी, तो मैं ये चाह रहा था कि ज़रा वाज़े तौर पर आपसे इस हवाले से बात की जाए। ये भी कहा जा रहा है कि जनाब गवर्नेंस एक्शन प्लान जो है वो हुकूमत शाया करे और उसके हवाले से जो गवर्नेंस की कमज़ोरियाँ हैं उसको वाज़े किया जाए। फिर उसके बाद आपके जो सरकारी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके असासों की अवामी तशहीर जो है वो भी की जाए। तो ये गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर इस वक्त बजट में जो दिया जा रहा है, या फिर वो IMF की जो कंडीशंस है प्रायर, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, इसका कोई वाज़े तौर पर बजट से ताल्लुक़ नहीं है। ये पहले ही रिव्यू में ये बात हो चुकी थी कि गवर्नेंस की डायग्नोस्टिक असेसमेंट होगी IMF की तरफ से, और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक मिशन भी आया था इस सिलसिले में। दूसरी तरफ सिविल सर्वेंट्स के जो वेल्थ है उसका जो पीरियोडिकली असेसमेंट करने ज़रूरी है, और ये सीनियर अपने अफसरों का होगा, उस पर भी बातचीत तय हो चुकी है। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में अगर मुनासिब समझेंगे तो तब्दीली लाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी, उनका वाज़े तौर पर बजट से ताल्लुक़ नहीं है, यकीनन प्रायोरिटी है और इसको साल भर में दौरान हमें इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। IMF के साथ एग्रीमेंट के बाद के एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट के नतीजे में किन चीज़ों में चेंजेस लाना ज़रूरी हो चुका है। ओके। अब ये जो कहा जा रहा है कि जनाब प्राइमरी सरप्लस को जो है वो यकीनी बनाया जाए, यानी कर्जे की अदायगी से उसको छोड़कर, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और ये तो हमेशा से ही बात कही जाती है जब ये बजट मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर जोर होता है हमेशा इसके ऊपर।
बात दरअसल ये कि अल्लाह के फजल से ये साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक प्राइमरी सरप्लस जनरेट करेगा। इस वक्त IMF का एस्टिमेट ख़ुद 2% है GDP का, मगर कुछ कमी भी हो सकती है, मगर ये एक बहुत अच्छा साल है। हुकूमत ने मेहनत करके हमारा जो बजट का आउटकम है वो अच्छा दिया है। किन डायरेक्शंस में सर, अगले साल क्या होगा, आप किन डायरेक्शंस में समझते हैं कि हुकूमत ने आउट परफॉर्म किया? या जो एक तकाबुली जायजा लिया जाता है पिछले एक आध साल से जब ये हुकूमत आई थी तब से अब तक, आप क्या समझते हैं क्या क्या चीज़ें ऐसी बेहतर हुई कि जिस पे आप समझ रहे हैं कि आगे एक सरप्लस, प्राइमरी सरप्लस जो है वो यकीनी होगा? सबसे पहले एक बोनस है, जब सर सूद का लेवल आसमान तक पहुंच चुका था, 22% हो चुका था, तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट्स बनाई और इस साल 1250 अरब की प्रॉफिट्स बनाई हैं। हुकूमत तो कह रही है कि 2500 अरब बनाई हैं, बट IMF ने सिर्फ 1250 अरब एक्सेप्ट किया है। आम तौर पे एक नॉर्मल ईयर में 300 से 400 अरब का प्रॉफिट होता है, तो ये एक बहुत बड़ा बोनस है और इसके नतीजे में आपकी रेवेन्यूज़ में अच्छा इजाफा हुआ है और FBR का परफॉर्मेंस भी मुनासिब रहा। हालांकि 40% ग्रोथ टारगेट था, मगर माशाल्लाह 30% तक हासिल किया है, जो कि पिछले बहुत सालों से बहुत बेहतर है। तीसरी तरफ जो बात है कि ख़र्चों में जो कमी लाई गई है, अफसोस की बात यह है कि करंट एक्सपेंडिचर में कमी नहीं हुई इतनी जितनी आपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग में किया है, और इससे जो शरह नमू है वो मुतासिर हो जाता है। तो ओवरऑल हावेवर ये एक अच्छा है और प्राइमरी सरप्लस 2.5% कह रहे हैं, हो सकता कि ये गिर के 1.5% रह जाए, मगर सरप्लस इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और इसी अच्छी चीज़ों में जहाँ पे आपने बात की इस वक्त पॉलिसी रेट की, उसी में हम इन्फ्लेशन फिगर्स भी ज़रा सामने रखें तो सर ये जो आदाद शुमार कहे जा रहे हैं 33% से और फिर एकदम ड्रॉप हुई, इसको आप हकीकत से कैसे रिलेट करते हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर कैसे रिलेट करते हैं? बात दरअसल ये है कि इससे आपने देखा पिछले साल हमारे मुल्क में सरमायाकारी जो है इन्वेस्टमेंट का लेवल 25 साल में सबसे कम हुआ था और ख़ास तौर में इंडस्ट्री में तो ना होने के बराबर हुआ और ज़्यादा पैसा प्रॉपर्टी में लगता रहा। ये बहुत नुकसानदेह था। आपने इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और उस पर प्रेशर ये था कि अफरात ज़र की रफ्तार 25 से 30% थी, तो आप लेके चले गए पॉलिसी रेट को 22%। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई। इस साल कुछ इजाफा है, अभी पहले 10-11 महीने में हम देखेंगे इंशाअल्लाह 500 से 600 अरब का नेट इजाफा होगा क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर, तो थोड़ी सी रफ्तार में इजाफा हुआ है। ओके, इन्वेस्टमेंट विच इज़ गुड, बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए उसे। और ये जो आपके BISP समेत जो हमारे दीगर कैश जो इमदादी प्रोग्राम्स हैं, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो, तो ये एक रिलीफ फिर मिलेगा वहाँ पर लोगों को? बिल्कुल हो, ये बहुत मुनासिब है। पहली दफ़ा मैं IMF को देख रहा हूँ कि वो लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। और आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 11 करोड़ हमारा जो पॉपुलेशन में लोग हैं वो बेचारे गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं। ये तारीख़ का सबसे बड़ा ऊंचा लेवल है और इसमें आधे से कम BISP की कवरेज है। तो सिर्फ BISP की जो आप कैश ट्रांसफ़र देते हैं किसी घराने को, उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे, इन्फ्लेशन रेट तो आपका 4.5% है सिर्फ। आपको जो कवरेज है, कवरेज को बढ़ाना है, कवरेज को कम से कम आप 1.5 से 2 करोड़ और कवरेज में इजाफा करें तो फिर बात बनेगी। ठीक है, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी कोई खास मसला नहीं हो, क्योंकि ऑल द वे इन्फ्लेशन काफ़ी नंबर्स हैं उसके गिरे हैं। तो डॉक्टर साहब
अब जब आपने IMF प्रोग्राम की बात की और आपने कहा पहली दफ़ा आवाम के लिए उसमें सोचा जा रहा है, तो हमेशा हमने जो पढ़ा है, हमने जो आपसे सुना है और आप जैसे और भी जो दीगर इकोनॉमिस्ट हैं वो हमेशा बात करते हैं कि जनाब IMF के प्रोग्राम में स्टेबिलिटी के ऊपर जो है वो जोर होता है और आप ग्रोथ को ज़रा साइड में रख देते हैं। नाउ इज दिस द टाइम कि अब हम स्टेबल इकोनॉमी पाकिस्तान की हो चुकी है और हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े आहिस्ता आहिस्ता? आपने बहुत मुनासिब सवाल किया है। देखिए, बजट में 2 या 3 चीज़ें होती हैं जिससे इशारा मिलता है कि अब रुझान शरह नमू को बढ़ाने की तरफ बढ़ चुका है। सबसे पहले आप फिस्कल इंसेंटिव्स लाते हैं, की सेक्टर्स में आप कोशिश करते हैं कि इनकरेजमेंट हो और कुछ टैक्स रेट्स वगैरह में कमी हो। आने वाले बजट में मैं ये नहीं देख रहा हूँ कोई ख़ास। दूसरा अलावा कुछ हद तक शायद सैलरी क्लास के टैक्स रेट्स में कुछ थोड़ी सी कमी हो। दूसरी तरफ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन होता है वो है कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज की एक्सपेंशन के बग़ैर सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकता। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता था हुकूमत का, प्रोविंशियल और फेडरल कंबाइंड, 4.5% होता था GDP का। अब ये खींच खांच के मुश्किल से 2% तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। जब तक आप डेवलपमेंट एक्टिविटी को बढ़ाएंगे नहीं और उससे डिमांड क्रिएट करेंगे और एक्सेस टू सर्विसेज से प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, आपके शरह नमू में नुमाया तौर पर इजाफा नहीं होगा। और इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ पानी की कमी। ठीक, पानी की सर, कमी। मैं चाहूँगा इसके ऊपर मैं आता हूँ इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एग्जैक्टली एक छोटे सा, विद योर परमिशन, एक छोटे से ब्रेक की कॉल। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के हवाले से पानी की जो इस वक्त सूरत हाल है इसके ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर हफीज़ पाशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। पानी बुनियादी ज़रूरत है और उसके ऊपर वाटर एग्रेशन जो है इस वक्त इंडिया का देखा जा रहा है। अब ये बहुत परेशान कुन बात है। देखिए, पिछले कुछ सालों से हमारे पाकिस्तान में जो पानी जो है ख़ास तौर पे ज़री शोबे के लिए उसमें इजाफ़ा नहीं हुआ है, कुछ कमी आई है। अलबत्ता मिलियन एकड़ फीट 3 से 4 मिलियन कम हुआ है। और इन हालात में अगर इंडस वाटर ट्रीटी में आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान इक़दामात लेकर पानी की सप्लाई और कम करता है तो ये बहुत बहुत परेशान कुन है पाकिस्तान के लिए। ज़री शोबे अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो बाकी इकॉनमी बैठ जाती है और खाने पीने का अगर अशिया ना हो तो गुर्बत और फैल जाता है। ये बहुत परेशान कुन बात है। हमें टॉप प्रायोरिटी देना है, हम अपने डैम्स को तेज़ी से ख़त्म करें। पिछले कुछ सालों से हमने चूँकि डेवलपमेंट ख़र्चे कम कर दिए तो इम्प्लीमेंटेशन जो है मुख्तलिफ़ डैम्स की बहुत स्लो हो चुकी है और उनके कॉस्ट बढ़ चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि ऑलमोस्ट एज एन एमरजेंसी वाटर मस्ट गेट नंबर 1 प्रायोरिटी इन पाकिस्तान। हम अपने डैम्स की जो तामीर है उसको मुकम्मल कर लें। एग्जैक्टली। अच्छा सर, ये एक चीज़ और, क्योंकि इस पूरे पैराए में जब हम ज़ाहिर के इंडियन एग्रेशन जो है इसको हम देख रहे थे और हमने देखा हमारी जो कैपिटल मार्केट्स हैं और इंडियन भी कैपिटल मार्केट्स अगर वहाँ पे देखें तो वो भी क्रैश हुई। पाकिस्तान में एक दिन में जो है वो 9000 पॉइंट्स इंडेक्स गिरा, फिर सेम डे जो है वो 3500-4000 जो है उसने पुल बैक भी किया। तो पॉइंट इज़ दिस, इस पूरे एपिसोड में 22 अप्रैल से लेकर और फिर 10, 11, 12 मई तक हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो बड़ा सही जगह पे टिका रहा, 275, 80, 82 की रेंज में। वरना नॉर्मल हालात अगर में ये चीज़ें होती तो आप समझते हैं कि डॉलर वो 3, 350, 400 तक चला जाता है। ये क्या फिनोमिना था कि एक स्टेबल हमारा एक्सचेंज रेट रहा इस पूरे अरसे में? खुदा न खास्ता ऐसा ना हो तो बेहतर है, अल्लाह ना करे। बात यह है कि हमारा जो तवाज़ुन अदायगी है
उसमें जो ठहराव आया है उसकी बहुत बड़ी वजह है कि हमारा तिजारती खसारा अब सरप्लस में चले गया है। और इसकी वजह हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे जो पाकिस्तानी वर्कर्स सारी दुनिया भर में हैं, उन्होंने 30% अपने रेमिटेंसेस में इजाफा किया है। और हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से हुंडी वगैरह में जो पैसा डाइवर्ट हो जाता था उसे ख़त्म किया है सेंट्रल बैंक ने। तो नतीजा ये कि 6 से 8 अरब डॉलर ज़्यादा रेमिटेंसेस आ रहे हैं और इससे पाकिस्तान के रुपए के वैल्यू में बहुत स्टेबिलिटी आई है। और अब जबकि पाकिस्तान का रिव्यू पहला IMF के साथ कामयाब हो गया है, तो इसके नतीजे में आपको 1 अरब डॉलर एक्स्ट्रा और साथ साथ कॉन्फिडेंस का एलिमेंट में इजाफा, तो इंशाल्लाह रुपये की जो वैल्यू है वो कुछ अर्सा और इंशाल्लाह क़ायम रहेगी और रुपये जो है मुस्तहकम। ठीक है, मतलब ये कॉन्क्रीट अगर हम एक बात करें कि बड़े सॉलिड स्टेप्स हैं बेहतरी के हवाले से जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी ज़रा मैं बात करना चाहूँगा। बिजली और गैस की कीमतों में सालाना एडजस्टमेंट की बात की जा रही है IMF की तरफ से, और 1 जुलाई तक जारी करने का भी कहा है। अब इसका फिर उसके साथ साथ जोड़ते हैं पावर लेवी जो ऑर्डिनेंस है इसको मुस्तकिल किया जाए, ये भी एक मुतालबा है, और ये जून 2025 तक इसके ऊपर पेशरफ्त हो। क्या देख रहे हैं सर आप? बात दरअसल ये है कि पहली दफ़ा कार्बन लेवी की बात हो रही है, और ये लेवी इसलिए किया जाता है कि ताकि एनवायरनमेंटल पोल्यूशन में कमी हो और सलीक़े से इस्तेमाल हो एनर्जी का। तो अब ये देखना है कि कार्बन लेवी जो प्रपोज़ किया जा रहा है उसका लेवल क्या होगा। और ये रेवेन्यू मेजर नहीं होता है, ये एनर्जी का एक तरह से बेहतर इस्तेमाल की तरफ कोशिश की जाती है। तो देखिए अब क्या होता है। बजट में तो अनाउंस करना ही पड़ेगा, इसलिए कि IMF के साथ आपका एग्रीमेंट हो चुका है कि आप कार्बन लेवी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और सर एग्रीमेंट तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर भी हुआ है, उसके ऊपर आप क्या बताएंगे? सूबे के सतह तक लॉ बन चुके हैं लेकिन अमल दरामद जो है वो इतना सुस्त रवि का शिकार है। इसका क्या फेट होगा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का, जो कि एक बहुत देरीना एक मुतालबा था? असल ये कि IMF के जो प्रोजेक्शंस किए गए हैं हुकूमत के साथ मिलकर पिछले लिटरली कुछ दिनों में उसमें अंदाज़ा रफली ये लगाया गया है कि आने वाले साल में नया इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल लॉ के तहत एडिशनल रेवेन्यूज़ 250 अरब तक हो सकते हैं। अब हमने जो रिसर्च किया है और मेरे शागिर्दों ने, हमारा एस्टिमेट ये है कि अगर हमारे बड़े ज़मींदार जो सिर्फ 1% हैं पाकिस्तान में, उनके पास 22% ज़मीन है और 30% इरिगेटेड ज़मीन है जिसमें एक वाटर पोजीशन बहुत अच्छी है। ये तबका बहुत अमीर है अल्लाह के फजल से। अगर ये वाकई टैक्स देना शुरू करेंगे तो मेरा एस्टिमेट ये है अपने शागिर्दों के साथ कि तकरीबन 880 अरब तक हम जनरेट कर सकते हैं एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स से। मगर ये एक सबसे बड़ा मार्केट टेस्ट होगा प्रोविंशियल हुकूमतों का कि क्या वो कुछ भी कलेक्ट कर पाएंगे। 97 में ये प्रोफेसर जो आपके सामने बैठा हुआ है, he was the one who introduced the agricultural income tax। बिल्कुल, पंजाब में 97 में लॉ ले आया था। सर दो चीजें, एक आप तो देखना ये सर, एक तो ये कि पूरी दुनिया में टैक्स कोई भी जज्बा हुब्बुल वतनी में नहीं देता, वो डंडे के जोर पर या सिस्टम के तहत वसूल किया जाता है। तो आप सिस्टम को इतना इफेक्टिव देख रहे हैं। और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यूज अथॉरिटीज़ बनी, दे आर डूइंग सुपर, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन यहाँ पे फिर बड़े पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं इसके, फिर पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो भी स्टेक के ऊपर लग जाता है। तो इस तनाजुर में क्या तज्जिया है डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब का? बात यह है कि मैंने कहा पोटेंशियल 880 अरब और पिछले कुछ सालों में टोटल कलेक्शन चारों प्रोविंसेस से माशाल्लाह 2 अरब सिर्फ होती रही। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे जो प्रोविंशियल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू हैं, क्या उनमें इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है कि वो बड़े ज़मींदारों से टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। ये एक मार्केट टेस्ट है गवर्नेंस का कि क्या वी आर सब्जेक्ट टू
एलीट कैप्चर यानी कि अशरफिया जो हैं वो कब्जा कर लें टैक्स के निज़ाम को। ये ऑलरेडी पिछले साल यानी कि इस साल ख़त्म हो रहा है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट तो फेल हो चुका है और वो था ताजिर दोस्त स्कीम टैक्स की। बिल्कुल, उसमें सिर्फ 50 अरब रुपए का टारगेट था, 50 अरब सिर्फ। हजारों बड़े दुकानदार हैं, कलेक्शन उससे तकरीबन आधे ही हुई है। तो ये है बात, आपको वक्त आ गया पाकिस्तान में अशरफिया जो हैं जिन्होंने टैक्स के निज़ाम से बहुत फ़ायदा उठाया है और टैक्सेस बहुत कम दिए हैं, अब उन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को आगे ले जाना है और एक ही तरीक़ा है कि आप मुनासिब तरीक़े से रेवेन्यूज़ पे करते रहें और कोशिश करें कि पाकिस्तान इससे आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा आपके तज्ज़िये का, आपके तबसरे का। और इस वक्त अवाम कोई कुर्बानी ना मांगे हुकूमत, क्योंकि अवाम के पास मज़ीद कुछ कुर्बान करने के लिए नहीं है। अशराफिया को पकड़िए, अशराफिया को टारगेट कीजिए जो हमेशा इस्तेहसाल इस निज़ाम का करते आए हैं। दिस इज़ द टाइम, ज़रा उनकी किटी जो है वो चेक करें। एक छोटे से ब्रेक की कॉल और ब्रेक के बाद कुछ और मौजू आपके साथ शेयर करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और आपको बताते चलें कि हुकूमत ने अब बाकायदा हाथ खड़े कर लिए हैं। 67,000 आज़मीन हज से इस साल महरूम रहेंगे। ये वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी और ज़िंदगी भर के ख्वाब जमा करके और जो है वो कोशिश की थी इस बार हज करने की, लेकिन वो इस बार हज नहीं अदा कर पाएंगे। ये क्या मामला है? प्राइवेट हज ऑपरेटर वो क्यों उनको ज़िम्मेदार कसूरवार जो है वो करार दिया जा रहा है और हुकूमत जो है उसने अपने हाथ खड़े कर लिए। अब ये नुकसान जो है इसकी भरपाई कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। जमाल खान तरकई साहब जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं हज ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान होप के। बहुत शुक्रिया जमाल खान तरकई साहब। आप लोगों को तो काफ़ी होप थी कि हुकूमत जो है वो सऊदी गवर्नमेंट से बात कर लेगी और ये मामला जो हैं वो तय पा जाएंगे, लेकिन आज तो सेक्रेटरी और जो वजीर हज हैं जो डीजी उन सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कर दी और कह दिया है कि ये आप लोग कसूरवार हैं, आप लोगों ने जो है वो आपका जो सिस्टम है वो खुद ब खुद ही आप लोगों ने फेल कर दिया। क्या कहिएगा सर? शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बड़े अफसोस के साथ की बात है कि आज मिनिस्टर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी साहब के साथ की और हमारे प्राइवेट सेक्टर पे और उन उजाज पे जो अल्लाह के मेहमान थे और वो उस उम्मीद पे बैठे थे कि जा रहे हज करेंगे, उनके दिलों पे नमकपाशी है। नमकपाशी की उन लोगों ने हमें मायूस कर दिया, बड़ी चीज। लेकिन हमें मुरीद इल्जाम ठहराया गया कि ये इन लोगों की गफलत की वजह से हुआ है। दरअसल हकीकत ये नहीं है। हम तो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की भी बड़ी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वजीर खारिजा इसहाक डार साहब के। हम अपनी साहब के भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि कोशिश हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर साहब के लेवल पे बड़ी हुई, लेकिन असल इसकी नाकामी प्राइवेट सेक्टर की जो पॉइंट्स ये लोग बता रहे हैं कि इनकी वजह से रह के गया, बिल्कुल ये सरासर गलत बात है। ये सिर्फ हम पे मुराद इल्जाम ठहरा रहे हैं। इन लोगों की ब्यूरोक्रेसी की नालायकियों की वजह से ये सिस्टम रह के गए। हमारे पैसे जो जोन की थी वो भी बर वक्त पहुंची, इसके बावजूद कि हमें की इजाजत जो थी वो हमें गवर्नमेंट के बुकिंग करने के 3 महीने बाद मुझे इजाजत मिली है। ऑफिशियल इजाजत के 18 मार्च को मेरे पैकेज को अनाउंस कर रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर पैकेज अनाउंस कर देते, बुकिंग कर ले। और उसके अलावा जो 14 फरवरी सऊदी गवर्नमेंट के लास्ट डेट था, और हमें कहा गया कि भाई आप लोग जो है 18 मार्च को ऑफिशियल बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पैसे इस वक्त भी 700 मिलियन से ज्यादा पैसे जमा वहां पड़े थे, रियाद पड़े हुए थे। इन लोगों ने दरअसल इनकी बुनियादी वजह यह है कि पैसे ना करते। जब 20 साल से ये काम कर रहे, आज तक ये काम प्राइवेट सेक्टर ना काम नहीं हुआ। ये सऊदी का निजाम 2024 हज में चेंज हो गया था और हमें बहुत कम टाइम मिला था, जो हम लोगों ने कामयाब हज करके
90,000 हुजाज में ओनली 18 हाजियों की शिकायत आई है। गवर्नमेंट सेक्टर इस सर वो सारी तफसीलात अपनी जगह। मुझे ये बताइए कि 14 फरवरी की जो डेडलाइन थी, उसके बाद क्या उस डेडलाइन के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट का जो मुआहदा था उससे प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को आगाह नहीं किया गया? और अगर ये डेडलाइन थी तो इसके बाद जो रकूम वहां पर मुंतकिल हो रही थी उनका अब स्टेटस क्या है? अगर 14 तारीख का एग्रीमेंट की बात करें, वो एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, उसके दो बड़े अफसरान, चूंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर अलग नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बरेला वजारत मुज़व्वी अमूर के अंडर है। हमारे वहाँ जो है नुमाइंदा डीजी साहब है, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, तमाम हुजाज की तरफ से नुमाइंदा डीजी साहब है। हाँ। ये मुआहिदा उस शर्त पे सऊदी का लिखा गया, वो आप पढ़ सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग, और वो इंशाल्लाह इंक्वायरी कमेटी के सामने रखी हुई है, पार्लिमानी कमेटी के सामने रखी हुई है, स्टडी कमेटी के सामने रखी हुई है कि वो सिर्फ एक बुनियाद, वो इसमें ये चीज लिखा हुआ है कि अगर 14 तारीख तक आपको ये चीजें नहीं की, पैसे नहीं पूरे किए, उसके बाद आपको मुस्लिम जोन में जगह दिया जाएगा। तो कबूल है, वो तो ये नहीं उसमें लिखा जा रहा है कि आप हो गया, उसमें ये नहीं है उस एग्रीमेंट में जो उसके सारा ब्यूरोक्रेट है कि भाई देखिए 14 तारीख को लोगों ने लिख दिया, उसको आप भी पढ़ सकते हैं और फोरम पे किसी फोरम चैलेंज कर सकते हैं कि उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। ये लिखा अच्छा, हुआ एक इम्प्रेशन ये भी जगह प्रोवाइड नहीं होगी, उसके बाद तरकई साहब एक इंप्रेशन ये भी देने की कोशिश की गई है, लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनाब सरकारी हज स्कीम जो है वो फेल हो रही थी, वो डूब रही थी, 4 दफा उसमें तौसी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुकम्मल नहीं हो पा रही थी, तो शायद कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स इस हवाले से हुई है। ये इंप्रेशन कहां तक सही है? 17,000 हाजी प्राइवेट गवर्नमेंट के रह गए थे और उनके 18,000 शिकायतें थी, 13,000 की मेजर शिकायतें थी और प्राइवेट सेक्टर कामयाब हो गया, शिकायतें थी। तो अपनी बात है, प्राइवेट सेक्टर को जानबूझकर के गवर्नमेंट सेक्टर के साथ को बाहर किया जाए। इसकी बुनियादी वजह यहां से बनी कि 2024 के बाद जब प्राइवेट सेक्टर ने किसी जगह भी कमजोरी नहीं दिखाई, नए निजाम के तहत यही निजाम था जो सऊदी के आज ये निजाम मौजूद है, तो ये नाकाम करने के लिए काफी बातें हमारे रोड़े अटकाए गए, हमारे लिए मसाइल पैदा किए गया। इसमें इस सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की कोई कसूर नहीं है, वो नए वजीर आए क्योंकि इनके टर्म से पहले काम हो चुके थे। अच्छा, एक चीज और ये जो डेडलाइन थी सर, ये जो डेडलाइन थी, वक्त कम है, मैं जानना चाहूंगा डेडलाइन सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी या पाकिस्तानी आज़मीन के अलावा भी और दीगर मुल्कों के आज़मीन जो है वो मुतासिर हुए इस नई पॉलिसी से? नहीं, डेडलाइन ये जो डेडलाइन थी ये सऊदी की पॉलिसी पूरी वर्ल्ड के लिए होती है। हाँ। इस डेडलाइन में हमें तो पहले मैंने यही कहा कि हमें लेट बुकिंग करने का 3 महीने बाद तो गवर्नमेंट ने 3 दफा 4 दफा टाइम एक्सटेंड कर दिया था और बंदी थी कि आप बुकिंग नहीं कर सकते। जब आप लोगों ने बुकिंग शुरू की तो उसके बाद हमें शिपात मीटिंग इशू हो गए थे, तो हम लोग कहते बुकिंग कर नहीं सकते थे। तो लाजमी बात है कि और उस डेडलाइन में ये चीज शामिल नहीं है कि आपका कोटा खत्म हो रहा है या आप मुखातिब में जगह दिया जाएगा। मेरा सवाल तरकई साहब, मेरा सवाल फिर वही है कि क्या पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया के दूसरे मुमालिक हैं जहां के आज़मीन के साथ ये मसला हुआ है या सिर्फ पाकिस्तान में ही है? बाकी मुल्कों के भी ये नहीं गए। और एक चीज और आपके नोटिस में लेके आना चाहता हूँ, पब्लिक को बनाना चाहता हूँ कि आज तक जो कहा गया कि हम लोगों ने इनको डेडलाइन दी थी सऊदी का, कोई ऑफिशियल चैलेंज करता हूं कि कोई डेडलाइन हमें नहीं मिली, कोई डेडलाइन सऊदी का। हम बार बार पूछ रहे थे, हम भी इधर से उधर लोगों से पूछ रहे थे कि ये डेडलाइन ऑफिशियली हमें वजारत मुज़व्वी अमूर ने पाबंद नहीं किया कि ये सऊदी का डेडलाइन है और इसमें आपने अमल दरामद करना है। 24 में हमें मिली और उस पर हमने किया। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया जमाल खान तरकई साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर हज ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। और उनका ये जो डेडलाइन थी 14 फरवरी की, सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तान में वजारत हज मिशन जो है इसके दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, इससे प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स जो हैं इनको आगाह नहीं किया गया था, हज ऑपरेटर्स को आगाह नहीं किया गया था, और फिर ज़ाहिर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट था इवेंट्स का जो इस वक्त सामने आया। अब इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की इंक्वायरी की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ कि आप सिर्फ ये पाकिस्तान में ही मामला हुआ या पाकिस्तान से बाहर दीगर मुल्क जो इस्लामी मुमालिक हैं वहाँ पर भी 14 फरवरी की डेडलाइन थी, उन्होंने इस मामले को कैसे हल किया इसको भी देखने की ज़रूरत है। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।